हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो। और जहां से हमने अपने पिछले चैप्टर को छोड़ा था हम लोग वहीं से आज अपनी शुरुआत करने वाले हैं। हमारे सामने आज के क्लास के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसमें सबसे पहले है आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो उसमें पहला आता है कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हमारे सामने हैं। ये टॉपिक थ्योरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इन टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि नेशनल इनकम के जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर ही होती हैं। आज अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आपको जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले तो हमारे सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या बोला गया है, इसका मतलब है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे फिर से क्या आता है, एग्रीगेट मतलब सबका कंजम्पशन। तो हम लोग को समझना ये पड़ेगा कि आखिर कंजम्पशन करते कौन है। कंजम्पशन करते हैं हमारे कंज्यूमर और वो हमारा होता था हमारा कंज्यूमर फाइनल गुड्स के ऊपर। तो हमारे कंज्यूमर कौन कौन से लोग काउंट होंगे हमारे कंज्यूमर सेक्टर के अंदर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, या फिर हम बात करें कि किन किन सेक्टर्स में कंजम्पशन होता है। हमने अभी तक यही बात करी थी कि कंजम्पशन सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर में होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझने के लिए समझना पड़ेगा हु आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, हाउस होल्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सेकेंडली, फिर आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोई एनजीओ, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड अदर्स। हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। गवर्नमेंट बाय करती है कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस या मिड डे मील या और कोई वेलफेयर पर्पसेस के लिए। एनपीओ भी यही काम करते हैं, वो काम ये चैरिटी के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम इन सभी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ देते हैं बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनपीओ, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा एस्टिमेट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन दी इकोनॉमी। तो अब अगर मैं इस बात को सम अप करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। हाउस होल्ड सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड, ये कंज्यूमर क्यों क्यों खरीदते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट, ये कंज्यूमर गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, फॉर डिफेंस एंड वेलफेयर पर्पसेस। एनजीओ क्यों खरीद रहा है भाई, फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर किसके लिए भाई, चैरिटी के लिए। तो एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द अबव थ्री मेक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात समझी थी कि जो कंजम्पशन है वो कंज्यूमर्स करते हैं और जो प्रोड्यूसर करते हैं, प्रोड्यूसर का करा हुआ कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ना मानकर क्या माना जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो आखिर ये इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई स्टैंड्स फॉर हेयर, आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा के का मतलब क्या हो गया, डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, वेयर के को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल स्टॉक से। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कैपिटल स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है एक हमारा लेटर के, और डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एक साल में हमारे कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आया, इसे हम लोग बुलाएंगे हमारा डेल्टा के। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उसका नाम क्या है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक साल में कितने की इन्वेस्टमेंट हुई इसे हम लोग बुलाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से। फ्रॉम द व्यू ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स। ध्यान रखें हमने सिर्फ क्या लिया है, कैपिटल गुड्स। हम लोगों ने बात करी थी कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड और हमारे जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो पिछला वीडियो एक और बार जरूर ध्यान से देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में ही बात करी थी। तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज नोटेड अर्लियर, दीज गुड्स मे बी यूज्ड आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग
कैपिटल स्टॉक या तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है या फिर हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जोड़ने के लिए। इसका मतलब है अगर मेरे पास कुछ पुरानी मशीन्स पड़ी थी, कुछ पुराना कैपिटल स्टॉक था और वो खराब हो गया है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए या तो हम लोग नई वाली मशीन्स लेंगे या फिर हम लोग के पास मान लो ऑलरेडी कुछ मशीन्स चल रही हैं और उसमें कुछ मशीन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ नई मशीन लेते हैं, तो वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पहले से 5 मशीन पड़ी हुई हैं और उसमें से इस साल मैं कहता हूँ 2 मशीन खराब हो गई, तो बची कितनी 3, और मैंने 2 फिर से ले ली, तो ये 2 जो नई ली वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और अगर मैं उसकी जगह मान लीजिए 5 मशीन्स पड़ी हैं और उसके अंदर से 2 खराब हो जाती हैं, कितनी मशीन पड़ी है मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास 5 मशीन्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और इन 5 मशीन के अंदर से 2 ऐसी मशीन हैं जो कि खराब हो जाती हैं और मैं एक नई मशीन खरीदना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं टोटल कितनी मशीन्स खरीदूंगा, टोटल मैं खरीदूंगा 3। इस 3 के अंदर 2 तो ऐसी हो गई जो कि खराब थी, जो कि क्या करी गई, रिप्लेस करी गई। ध्यान रखेंगे ये 2 क्या हो रही हैं, ये 2 रिप्लेस हो रही हैं और जो ये एक मशीन है ये एड ऑन हो रही है। पर जब मैं इन्वेस्टमेंट्स निकालूंगा साल भर की, तो मैं उसके अंदर 3 की 3 मशीन्स को कंसिडर करूंगा। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट भी आता है और एडिशन भी आता है। आप दोनों चीजों को इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हो, रिप्लेसमेंट एंड एडिशन। तो एनी चेंज इन कैपिटल स्टॉक मेनली ड्यू टू 2 रीजंस। क्यों होता है कैपिटल स्टॉक का चेंज, या तो रिप्लेसमेंट के लिए होता है भाई, या तो हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं या फिर हम लोग इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी में बाय एडिंग न्यू स्टॉक। तो दोनों ही चीजें हमारी क्या मानी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानी जाएंगी। अब इन्वेस्टमेंट कितने कंपोनेंट्स का हम लोग कर सकते हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, 2 तरह के इसके कंपोनेंट्स रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट पूरा आपको समझ आ जाता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जरा बात समझते हैं कि आखिर ये फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज करा है हमने स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स में, ऑफ द लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर साल की शुरुआत में मतलब 2018 में प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स थी और साल के आखिरी में, 2018 उसी साल के आखिरी में उसके पास 10 मशीन्स हैं, तो साल की शुरुआत में कितनी थी भाई 8, साल के एंड में कितनी है 10, तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या हो गया भाई, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया 2 मशीन्स का इस साल में। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना ये बात। जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे नेशनल इनकम के, उसमें एक मेथड आएगा हमारा कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर मेथड, वहां पर आकर मैं हर बार देखता हूं बच्चों से यहीं पर ही गलती होती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग बुलाते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखेंगे क्या बुलाया हमने, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि रिपीटेडली यूज हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमने फिक्स्ड असेट्स के बारे में पिछले वीडियो में काफी लंबी बात करी थी, तो मेरे ख्याल से वो आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर से बोल रहा हूं, जाके वीडियो एक और बार देखना। क्या फायदा होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट का, क्या बेनिफिट मिलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट्स क्या है भाई। फिक्स इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हम पहले मानते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ द प्रोड्यूसर, फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो पहले तो क्या हुआ भाई, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया। दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो इससे हमारा आउटपुट लेवल भी बढ़ता है। इसके बाद हायर लेवल ऑफ आउटपुट से क्या होता है भाई, हायर लेवल ऑफ आउटपुट से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज होने लग जाती है, जिसको हम लोग जीडीपी ग्रोथ बोलाते हैं। जीडीपी मतलब याद है ना, हमारा प्रोडक्शन साल का कितने गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब है फायदा हमें क्या मिलता है फिक्स इन्वेस्टमेंट का, फायदा एक तो हमें ये मिलता है जी इसका कि सबसे पहले तो हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है। तो ये तो हम लोग को कुछ बेनिफिट मिल गए इसके। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते रहो, उसके हम लोग को क्या बेनिफिट मिलते हैं।
तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर जो है वो कुछ ना कुछ स्टॉक तो रखते ही अपने पास प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस स्टॉक को हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक आता है हमारा फिनिश गुड्स, मतलब अनसोल्ड स्टॉक जो बिल्कुल तैयार रॉ मटेरियल है, तैयार है हमारे लिए जो गुड्स। फिर आता है सेमी फिनिश्ड गुड्स जिनके ऊपर कुछ अभी काम करना बाकी है। उसके अलावा आता है रॉ मटेरियल, मतलब बिल्कुल कच्चा माल जो हमारे पास है। तो रॉ मटेरियल और उस पर जिन पे थोड़ा बहुत काम कर लिया वो हो गए फिनिश गुड। और उसके बाद जो आता है वो हमारे सामने आ जाता है हमारे सेमी फिनिश गुड्स एंड देन फिनिश गुड्स। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? इसे हम लोग बुलाएंगे हमारा साल का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बुलाते हैं? साल का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग बुलाएंगे हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेंट्री स्टॉक में जो साल का चेंज आया उसे हम लोग बुलाएंगे हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये भी बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट निकला था। स्टॉक जो कि हमारा एट द एंड ऑफ ईयर चल रहा है, एंड उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने? हमारा बिगनिंग। जो साल के एंड में चल रहा है उससे क्या माइनस कर दिया हम लोगों ने? हमारा बिगनिंग। तो हम लोग को साल का चेंज हमारा मिल गया। जैसे फिक्स निकाला था बिल्कुल वैसे इन्वेंट्री भी निकलेगा। ये 3 पार्ट में निकलेगा, रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश का और फिनिश का। फिर सबका टोटल करके हमारा फाइनल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है। क्या फायदा होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट primarily consist of investment in terms of the stock, that is raw material and finished good। पहले तो क्या फायदा होता है जी? हमारा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का फायदा हम लोग को एक मिल जाता है कि ये दो चीजों में हम लोग बेसिकली लेते हैं। सेमी फिनिश यूजुअली नहीं लिया जाता है इसके अंदर। अब बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट पहला तो ये आता है कि इसके अंदर हम लोग को अनइंटरप्टेड सप्लाई रहती है इनपुट्स की। अगर एक प्रोड्यूसर इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन रखता है तो अनइंटरप्टेड सप्लाई, मतलब सप्लाई कहीं नहीं रुकेगी, आपका प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा। और विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर अवॉइड कर सकते हैं डे टू डे परचेज। मतलब अगर आपने ढेर सारा स्टॉक इकट्ठा करके रख लिया तो आपको डे टू डे परचेज करने के लिए भागना नहीं है मार्केट में, आपके पास जो स्टॉक है वो मेंटेन रहेगा। अकॉर्डिंगली जो भी अनसर्टनिटीज होती है मार्केट की, जो भी अचानक से रेट बढ़ गया या मार्केट में सामान खत्म हो गया, तो ऐसी चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। भाई प्राइस अगर बढ़ता भी है तो आपके पास पहले का स्टॉक मेंटेन है, आप रुक सकते हो, प्राइस के कम होने का इंतजार कर सकते हो। या कभी मार्केट में पता चले अवेलेबिलिटी खत्म हो गई रॉ मटेरियल की, तो सब परेशान है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक मेंटेन था रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड का, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपका काम तो चलता ही रहेगा। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सिग्निफिकेंट है क्योंकि एनेबल करता है प्रोड्यूसर को कि वो जितने भी हमारी पोटेंशियल डिमांड है, मान लीजिए मार्केट के अंदर अचानक से रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है या अचानक से कोई नई डिमांड क्रिएट हो जाती है फिनिश गुड की, बाकी लोग जब बनाना शुरू करेंगे तब आपके पास ऑलरेडी माल तैयार पड़ा हुआ है, आप आराम से मार्केट में सामान भेज सकते हो। तो जो पोटेंशियल जो हमारी डिमांड आती है, जो कह सकते हैं जो अचानक से जो आ गई, जो हम लोग उम्मीद है कि फ्यूचर की डिमांड आ सकती है, हम उसे पूरा कर सकते हैं। हेयर हम लोग को यहाँ पर ये भी देखना है कि जो भी एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक एट अ टाइम में नॉट बी डिजायर्ड इन्वेंट्री। अब ये एक्चुअल इन्वेंट्री का मतलब होता है कितना पड़ा है और डिजायर्ड हम कितना रखना चाहते हैं। अ पार्ट ऑफ इट मे बी अनडिजायर्ड ऑल्सो। एक प्रोड्यूसर ने हो सकता है सोचा हो कि वो 1000 यूनिट बेच देगा वॉशिंग मशीन की, बट वो खाली 500 ही बेच पाता है। तो उसके पास क्योंकि डिमांड मार्केट में मान लो नहीं आई, तो जो 500 यूनिट की जो वॉशिंग मशीन की जो डिमांड है अनसोल्ड स्टॉक की, वो उसके लिए क्या बन जाएगी? वो उसके लिए बन जाएगी अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ये जो स्टॉक है ये अक्सर हमें क्या देता है? ये स्टॉक हमें देता है, ध्यान से देखेंगे, लॉसेस। ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है अनडिजायर्ड स्टॉक का। आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में इस पे बात होगी। प्रोड्यूसर ने सोचा तो था कि उसकी बहुत ढेर सारी डिमांड आएगी, मगर लेकिन आई नहीं, तो जो स्टॉक बच गया, ना चाहते हुए भी उसे वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है, और पड़े हुए स्टॉक भी खर्चा खाएगा, उसकी मेंटेनेंस भी खर्चा खाएगी। फेंक नहीं दोगे, आपको उसकी कैरिंग कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। अब ये लॉसेस कैसे क्रिएट करता है जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा यहाँ पर। पहली बात, मान लो वॉशिंग मशीन ही है, आपने अपने स्टोर में बचा के रख ली है, आपने स्टोर में रखी हुई है, तो आपको पहले तो एक स्टोर मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई करानी पड़ेगी, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया अंदर चूहे ना घुस जाएं, पानी ना चला जाए, क्योंकि वो पड़ा हुआ माल खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी बात इसके अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है, आपने काफी खर्चा करा होगा रॉ मटेरियल लाने से लेके वॉशिंग मशीन को बनाने तक का। हो सकता है आपने बैंक से लोन भी लिया हो, अगर ना भी लिया हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसा बर्बाद हो रहा है। दिन ब दिन पड़ा हुआ पैसा, उस वॉशिंग मशीन में फंसा हुआ पैसा, आपका इंटरेस्ट का लॉस तो आपको दे ही रहा है। तो ये लॉसेस होते हैं, इसलिए हम लोग को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमेशा बहुत ध्यान से करनी चाहिए।
तो चलो जरा इसको एक बार सम अप कर लेते हैं दोनों कंसेप्ट को। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स जो हमारे साल में चल रहे हैं, हमारे स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट कितने चलते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ हमारा रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। ये दो बातें हमारे सामने सबसे पहले तो आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंक्रीज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट लेस कैसे निकलेगा? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ ईयर। इंक्रीज इसमें कैसे निकलेगा? एंड माइनस बिगिनिंग। हो सकता है अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो मतलब इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा होगा। ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग इसको बुलाते हैं। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, आउटपुट लेवल बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इससे अनइंटरप्टेड सप्लाई एक तो प्रोडक्शन मेंटेन रखती है और मिटिगेट करती है, मतलब अवॉइड करती है रिस्क ऑफ सडन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, तो ये रही तो बात रही हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब जो अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए जरा इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं, क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या है नेट इन्वेस्टमेंट और क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने अभी भाई ये बात एक समझी थी, बहुत एक जरूरी बात हमने समझी थी कि जो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है या जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर हम लोग रिप्लेसमेंट भी लेते थे और एडिशन भी लेते थे। रिप्लेसमेंट एडिशन दोनों आते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ रिप्लेसमेंट और एडिशन दोनों आते हैं, तो अगर कभी किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट और एडिशन दोनों आ रहे हैं तो इसे हम लोग बुलाएंगे हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड यूज नेट एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। जरा ध्यान से बात समझिएगा। कैपिटल गुड्स जो भी मेरे रिप्लेसमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अब जस्ट पीछे कि 5 असेट थे जिसमें से तुम्हारे 2 खराब हो गए। तो जो 2 खराब हो गए उसकी जगह में जो 2 नए लाया, तो जो खराब हो गए उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? डेप्रिसिएशन। वो 2 बेकार हो गए। तो जितना भी रिप्लेसमेंट के लिए जो असेट आ रहा होता है वो बन जाता है डेप्रिसिएशन, और जो नया आ रहा होता है वो बन जाता है हमारा नेट एडिशन। जो नया आया, जो एक बढ़ा, वो क्या बन गया? नेट एडिशन। और जो रिप्लेस हुए, जो रिप्लेस हो रहे हैं खास करके, वो हमारे क्या बन गए? वो हमारे बन गए डेप्रिसिएशन का पार्ट। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के 2 कंसेप्ट आ गए। एक क्या आ गया? ग्रॉस। एक क्या आ गया? नेट। ग्रॉस में क्या हुआ? ग्रॉस के अंदर रिप्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, ग्रॉस के अंदर रिप्लेसमेंट भी कवर हुआ और ग्रॉस के अंदर एडिशन भी कवर हुआ। मैंने रिप्लेसमेंट को क्या बुला दिया? मैंने इसे बुला दिया डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस है तो उसमें रिप्लेसमेंट भी आता है और एडिशन भी आता है। जो नेट एडिशन है इसे मैंने क्या बुला दिया? नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है अगर मैं डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ दूं तो मैं इसे क्या बुलाऊंगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट लूं या फिर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। मैं एक और बार बात को रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस के अंदर हमारा रिप्लेसमेंट भी आता है और एडिशन भी आ जाता है। नेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा जितना भी नेट जो नया असेट ऐड ऑन हुआ है सिर्फ वही आता है। तो ग्रॉस कैसे निकलेगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और नेट कैसे निकलेगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करके। क्या बेनिफिट होता है नेट इन्वेस्टमेंट का? सबसे पहले तो जो इट रेजिस्ट स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। स्टॉक ऑफ कैपिटल कौन बढ़ाता है? नेट इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाता है। हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल से क्या करेगा? हायर अवेलेबिलिटी रहेगी पर यूनिट ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ेगी। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास साल की शुरुआत में 5 मशीनें थी, 2 खराब हो गई, मैं 2 ले आया, तो अभी भी कितनी है? 5। तो ध्यान दें, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो आपने बोला हाँ हाँ बढ़ गया भैया, रिप्लेसमेंट हो गया। अरे रिप्लेसमेंट हुआ पर फायदा कितना हुआ? नेट तो कुछ भी नहीं बढ़ा ना। प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है? पहले 5 मशीन थी, अब 6 हो गई, मतलब 1 बढ़ गई। जैसे ही मशीनरी बढ़ती है एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी बढ़ने लग जाती है। अब ये अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। हम लोग को नई लेबर को भी लेकर आना पड़ेगा जब नया हमारे पास कैपिटल आएगा। अगर कैपिटल नया नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। नेट इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ पाना हम नहीं बता सकते। नेट इन्वेस्टमेंट ही एक्चुअली होता है जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या क्या हुए? अब जरा फायदों पर ध्यान देंगे ब्रीफ में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है,
एफिशिएंसी बढ़ाती है और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है, तीनों चीजें बढ़ रही हैं। चलिए जरा इसका एक और बार फर्क पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ असेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट, हमने भी बात करी इसके बारे में। इसके अंदर क्या आता है, परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली, खाली नए असेट आएंगे। मोर स्पेसिफिकली इसके अंदर रिप्लेसमेंट को हम लोगों ने डज नॉट इंक्लूड, रिप्लेसमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, अभी किया था ना माइनस। इसके बाद इट डज नॉट इंक्लूड शो नेट एडिशन, नेट एडिशन ये तो शो नहीं करता, ये तो ग्रॉस शो करता है। ये क्या शो कर रहा है, नाम ही क्या है नेट, तो क्या शो करेगा, नेट एडिशन। ठीक है भाई, बात समझ आती है। तो ग्रॉस क्या और नेट क्या है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। अब एक मैंने भी स्लाइड बना रखी है, जरा इसके पे भी ध्यान देंगे। इट इंक्लूड्स टोटल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसने क्या इंक्लूड करा, टोटल कैपिटल गुड्स। इसने क्या करा भाई, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ओनली। टोटल क्या आया, टोटल क्या आया, नेट। ठीक है भाई। अब कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट प्लस कैपिटल गुड एडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल गुड एडेड ओनली। इसमें क्या हट गया, इसमें ये हट जाता है, इसके अंदर ये हट जाता है भाई। इसके अंदर डेप्रिसिएशन आता है, इट इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं आता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन करके। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करके। नेट इन्वेस्टमेंट एक इंडिकेटर होता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर कभी देखना है कि साल में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, तो हमेशा क्या देखो भैया, नेट इन्वेस्टमेंट देखो। तो जब हमने इतनी बात करी है, अभी एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है, जब हम पूरे कंसेप्ट को समझते हैं तो एक कंफ्यूजन आता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब हम लोग जरा इस कंफ्यूजन के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हाइल फिक्स्ड असेट्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जैसे हमारे जो फिक्स्ड असेट्स हैं, जब ये यूज में होते हैं तो दे गो डाउन इन वैल्यू, हमें पता है वैल्यू तो उनकी कम होती ही है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। एक्सीडेंटल डैमेजेस भी कई बार हो जाते हैं, जो कि बियॉन्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो जाते हैं। कई बार ये ऑब्सोलीट या आउटडेटेड भी हो जाते हैं, एंड ड्यू टू विच, जैसे कि कई बार टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया, फिर डिमांड का चेंज आ गया, तो कई बार ये ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं। इसे हम लोग एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स भी बुलाते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स का मतलब हो रहा है जो प्रोड्यूसर नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात पता ही है कि कुछ टाइम बाद तो असेट में टेक्नोलॉजी में चेंज आ ही जाएगा, हम लोग हमेशा एक ही टेक्नोलॉजी लेकर काम नहीं कर सकते, कई बार हो सकता है डिमांड में चेंज आएगा ही, इवेंचुअली आएगा ही। तो कुछ चीज़ हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो बेसिकली प्रोड्यूसर क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर को पता होता है कि नॉर्मल वेयर एंड टियर तो आएगा ही, उसे पता होता है कई बार एक्सीडेंटल डैमेज भी आ सकता है, उसे पता होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स भी आ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, और यही तीनों चीज़ें हमारी क्या बनाती हैं, डेप्रिसिएशन। इन वजहों से हम लोग डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं। दो डेप्रिसिएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से भाई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। क्या चीज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए क्या चाहिए होते हैं भाई, हम लोग को फंड्स चाहिए होते हैं। तो हम लोग अब जरा अपने जो अकाउंट्स में पढ़ा है उसको एक मिनट किनारे कर देंगे। डेप्रिसिएशन की शुरुआत इकोनॉमिक्स ने करी है, और किस फंडामेंटल पे करी, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रोविजन, हम लोग डेप्रिसिएशन को आखिर क्यों बना रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या मानते हैं कि जितना डेप्रिसिएशन एक साल आप चार्ज करते हो उतने रुपए को अलग कर दो। अब इस कंसेप्ट में भी इन्फ्लेशन को नहीं लिया गया, महंगाई को नहीं लिया गया। अभी हमने इन्फ्लेशन को इग्नोर करा और हमने ये बात बोली, टू इलस्ट्रेट, अगर एक मशीनरी परचेज करी जाती है 10 लाख रुपए की, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो है वो 10 साल की है, तो एनुअल प्रोविजन फॉर फंड जो रहेगा टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर कितना रहेगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10 कितना रहेगा भाई, 1 लाख रुपए। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब 10 साल तक हर साल 1-1 लाख रुपए हम लोग अलग करते चलेंगे, किनारे कर देंगे, बिल्कुल किनारे कर देंगे। 10 साल बाद जब मशीन खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, तो कितना रुपए इकट्ठा हो चुका होगा हमारे पास भाई, पूरे 10 लाख रुपए। अरे सर, आज जो मशीन 1 लाख की आपने 10 लाख की ली है,
क्या 10 साल बाद वो 10 लाख की मिलेगी? मैंने अभी भी बोला हम लोग इन्फ्लेशन को अभी यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं बेटा, प्रैक्टिकली इग्नोर नहीं करते। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आप एक मेथड पढ़ोगे जो अकाउंट्स में ही है, जिसका नाम है सिंकिंग फंड मेथड ऑफ चार्ज एंड डेप्रिसिएशन। वहां पर अलग नहीं करा जाता है, वहां पर हम लोग इसे इंक्लूसिव लेकर चलते हैं। तो एक तो ये फर्क हमारे सामने आ जाता है। तो दो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए फंड बनाते हैं। क्या फायदा होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस अ वॉर्न आउट असेट्स, जो असेट बेकार हो गए हैं। ये हम लोग के रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को पूरा कर देता है। मान लो अगर मैंने डेप्रिसिएशन कभी चार्ज किया ही नहीं और 10 साल बाद मशीन बेकार हो जाती है, तो उस खराब मशीन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फंड नहीं होंगे। तो लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इंप्लाइज लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। हम लोग उस टाइम पे नई मशीन नहीं लेकर आ पाएंगे। अकॉर्डिंगली क्या होगा? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है इट विल टेंड टू फॉल। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो गिरेगा ही। इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो लेवल ऑफ आउटपुट गिरेगा। आउटपुट गिरेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट गिरेगा। एम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो लोगों की इनकम भी गिरेगी। इनकम इकोनॉमी जो है वो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन में चली जाएगी और हम लोग एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई? लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब होता है लो इनकम, क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है तो लोगों को इनकम तो हो नहीं रही, लोगों को सैलरी तो मिल नहीं रही, तो उन लोगों की इनकम कम है तो वो लोग डिमांड नहीं करेंगे। इट कॉजेज लो डिमांड। और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर सकते थे वो आउटपुट क्यों बनाएंगे? वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो भी क्या करेंगे? कहीं मार्केट में कोई खरीदने वाला तो है नहीं, हम किसके लिए बनाए? तो वो भी इन्वेस्टमेंट करनी कम कर देंगे, वो भी आउटपुट गिरा देंगे। अब जब वो आउटपुट करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो फिर से लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम कर देंगे। अब जरा ध्यान देंगे, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो लोगों की नौकरियां चली गई। जब लोगों की नौकरियां चली गई तो क्या हुआ भैया? लोगों की इनकम कम हो गई, लोगों ने डिमांड कम कर दी। इससे जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहे थे उन्होंने भी प्रोडक्शन करना कम कर दिया, वहां पे भी लोगों की नौकरियां चली गई। तो इनकम इज लो बिकॉज डिमांड इज लो एंड डिमांड इज लो बिकॉज इनकम इज लो। फिर से बोल रहा हूं, इनकम इज लो, इनकम कम है क्योंकि डिमांड कम, तो डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम है तो इनकम कम हो गई। इनकम इज लो बिकॉज डिमांड इज लो, डिमांड इज लो बिकॉज इनकम इज लो। इसे हम लोग बुलाते हैं हमारा लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए एक नटशेल में समझ ले जरा आप इस बात को। क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन दे गो डाउन इन वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बुलाते हैं। इसे क्यों क्रिएट करते हैं? रिप्लेस अ worn out asset. Each year equivalent to depreciation charge is set aside. Therefore, at the end of useful life for fixed asset, accumulated depreciation fund is used to replace the worn out asset. ठीक है भाई? तो चलो जरा आखिरी बात, क्या फर्क होता है एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स में? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स के दो कंपोनेंट है। एक तो है लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमें पता है टेक्नोलॉजी बदलेगी, मतलब मान लो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते रहे, वो ऑब्सोलीट क्यों हो गए? क्योंकि एक कलर टीवी आने लग पड़े। तो जो प्लांट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाता है ना, जरूरी नहीं कि वही प्लांट कलर टीवी बना पाए। तो होता क्या है भाई, कलर टीवी की जो डिमांड है वो हमारी इसकी वजह से बढ़ गई। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो वो तो डिमांड तो कम हुई, उसका जो प्लांट बनाता रहा, जो मशीनरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती थी वो भी बेकार हो गई। दूसरा आता है जब चेंज इन डिमांड आने लग जाती है। एक मशीनरी, एक प्लांट पे रबर शूज बनते थे, वो ऑब्सोलीट हो गए जब डिमांड लेदर शूज की तरफ चली गई। तो अब किसकी, कौन सी मशीनरी की डिमांड होगी? लेदर शूज बनाने वाली मशीन की। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है तो भी उसका बनाने वाला कैपिटल गुड बेकार हो जाता है। और जब कोई टेक्नोलॉजी का चेंज आ जाता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की बनाने वाले, जो पुराना टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है उसके बनाने वाली मशीन भी खराब हो जाती है। हमें पता है एक साइकिल कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद तो ये होगा ही होगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स कैसे आता है? कई बार नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं। हम अच्छे वाले बैठे थे, अचानक अर्थक्वेक आया, फैक्ट्री पूरी बैठ गई, साथ में मशीनें भी बैठ गई। फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है कई बार, मार्केट में अचानक से डिमांड खत्म हो गई चीज़ों की, हमारे प्रोडक्ट की नहीं हर चीज़ की, तो हमारे जो फिक्स एसेट है वो भी बेकार हो गए। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? हमारा कैपिटल लॉस बुलाएंगे। तो दीज लॉसेस आर नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते। तो इनको, इन लॉसेस को हम लोग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। इनको हम लोग डेप्रिसिएशन से बाहर रखते हैं। हमें नहीं पता ये कब होंगे, पर हमें पता है कि ये कब होंगे, इनके बारे में हम जानते हैं। तो इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं और उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो खाली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीन्स ही
कंसिडर करी जाएगी, मतलब खाली ये दोनों चीजें कंसिडर होंगी, हमारा लॉस इन वैल्यू एंड लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, खाली ये कंसिडर होगा। चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एक और बार फर्क लिखा जरा देख लेते हैं। तो इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसमें आता है कैलामिटी इकोनॉमिक रीजन, ये डेप्रेशन का पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस मैनेज होता है ड्यू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस ड्यू टू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके बाद आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब होता है लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हमारा बेसिकली फिक्स्ड एसेट कब हमारे खराब हो रहे हैं, जब हम लोग कंजम्पशन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल का। कैपिटल लॉस कैसे आता है भाई, वेल असेट्स आर नॉट इन देयर यूज, जब असेट यूज में नहीं है तभी उनकी वैल्यू खराब हो रही तो उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे। नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आता है नेचुरल कैलामिटी या फिर फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट से। इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसके लिए डेप्रिसिएशन है, ये तो खाली इंश्योरेंस के थ्रू ही मैनेज हो सकता है, ये तो हमारा कैपिटल लॉस है, सिर्फ इंश्योरेंस के थ्रू ही मैनेज होगा। आज की क्लास इतनी है हमारी, हमने अपना 75% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बाकी 25% हम लोग अपना अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। जब आप चैप्टर ये वाला वीडियो देखोगे तो पुराने वाले अपने जो नोट्स आपके पास जो ईमेल करे गए हैं उनको जरूर पढ़िएगा, और इसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको अपने खुद के बनाए हुए नोट्स भी आपको ईमेल कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो भी डाउट आपके आते हैं डू सेंड मी, एंड थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में।